Hello students, very good morning. In this video session, we are going to discuss about the electromagnetic waves और the electromagnetic radiations. तो देखो पहले न्यूटन्स ने सबसे पहले ये थ्योरी दिया जिसको हम लोग न्यूटन्स कर्पसल्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने कंसिडर किया कि लाइट रेज जो हैं ये पार्टिकल नेचर को रखते हैं, यानी इनके पास पार्टिकल नेचर है। तो न्यूटन्स के कर्पसल्स थ्योरी के अकॉर्डिंग द फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये वैलिड था, यानी कि ये दोनों फेनोमेनन जो हैं इसके थ्रू एक्सप्लेन हो जाते थे। लेकिन जब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की बात आती थी, लाइट का इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्लास 12th में। तो जब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की बात आती थी तो वहाँ पे न्यूटन्स का जो कर्पसल्स थ्योरी था, यानी जिसके अकॉर्डिंग लाइट्स को पार्टिकल नेचर कंसिडर किया गया था, वो फेल हो जाता था। तो फिर बाद में मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जब एक्सेलरेटेड चार्ज मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जेनरेशन से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव का जनरेशन होता है, जिसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ इन्हीं का ऑब्जर्वेशन आता है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दे ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ वेव known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यानी मैक्सवेल ने ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन किया कि जब हम लोग किसी एक्सेलरेटिंग चार्ज को मूव कराते हैं, एक्सेलरेट कराते हैं चार्ज पार्टिकल को, तो वो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इसी वेव का उन्होंने नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रहा है ये आपको परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं टू ईच अदर, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप हो रहा है वो आपको ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो इनके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि तीसरे एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे क्या होगा, प्रोपगेशन ऑफ वेव होगा, और इसी वेव को नाम दिया गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो इनका जो स्पीड होता है वो इन लाइट के स्पीड के इक्वल होता है, और यहाँ से रिलेशन मिला था 1/√μ0 इंटू ε0। μ0 इज परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ε0 ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फराड पर मीटर। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, ये फ्री स्पेस के कांस्टेंट हैं, और इनके बेसिस पे वैल्यू निकाला गया तो ये स्पीड ऑफ लाइट मिला, और स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। दैट मीन्स all kind of electromagnetic radiations travel with the same speed with the same velocity. They do not require any kind of medium. इनके propagation के लिए किसी भी तरह के medium की requirement नहीं होती है। तो इस तरह से डेवलप हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मैक्सवेल ने डेवलप किया, और ये जो वेव थ्योरी था ये अब सेटिस्फाई कर रहा था कि लाइट जो है
वो वेव नेचर बियर करता है, और फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन, ये दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो रहे थे वेव थ्योरी ऑफ द लाइट से। तो यहाँ से न्यूटन का जो कैप्सूल थ्योरी था उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और ये नया वेव थ्योरी डेवलप किया गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे वेव के बारे में, वेव होता क्या है इसके बारे में। पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आते हैं और वेव के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो हम लोग बात करते हैं वेव की। तो वेव की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखो क्या क्या होता है। तो वेव के पास होता है वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, ये सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं किसी वेव के। जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है वेव के लिए, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं इनके लिए एक वेव पैटर्न ड्रॉ किया गया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है एक वेव का ट्रेवल शो कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक क्रेस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे ट्रफ का फॉर्मेशन हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ये दोनों इक्वल होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पलीट्यूड। अब आते हैं हम लोग वेवलेंथ। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट और द टू ट्रफ इज कॉल्ड व्हाट, वेवलेंथ। इसका यूनिट जो है ये मीटर होता है। एक्चुअली हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं तो यूनिट मीटर होता है, या फिर आप सेंटीमीटर ले सकते हो, बट मोस्ट फेमस यूनिट वो नैनोमीटर और एंगस्ट्रम होता है। एक्चुअली ये डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, इसलिए हम लोग नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर, while 1 एंगस्ट्रम इज 10 to the power -10 मीटर और 10 to the power -8 सेंटीमीटर। तो ये होते हैं नैनोमीटर और एंगस्ट्रम। ये यूनिट्स आप याद रखना, ये बहुत बार आएगा। वेव नंबर जो है ये नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं। तो यहाँ से ये न्यू बार होता है और ये 1/λ होता है। इसका यूनिट पर मीटर और पर सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रीक्वेंसी। एट अ गिवन पॉइंट हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर पासेस इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे कहता है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू a point in 1 second is called its frequency. Its unit is per second or cycle per second or hertz. These are the units of the frequency. So accordingly these all are related. That means 1 second equals to 1 hertz equals to 1 cycle per second. The next is speed. The wave have a speed. Generally the electromagnetic waves have a speed equal to light. That means 3 into 10 power 8 meter per second. And it is the distance traveled covered by wave in 1 second. So it is c equals to nu into lambda. लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे साउंड वेव की या फिर किसी दूसरे वेव की तो वो डिफरेंट होता है। वो आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट होता है, क्योंकि साउंड वेव के लिए मटेरियल चाहिए, उनके लिए एक मीडियम चाहिए जिससे वो पास करे। लेकिन लाइट वेव के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए किसी भी तरह की मटेरियल की या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो वैक्यूम में भी आसानी से क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं। ओके, तो इस तरह से ये आपका रिलेटेड टर्म हो गया। एक टर्म और है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि वेव के एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए, यानी यहाँ से वेव स्टार्ट किया और ये कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ तक जा रहा है, तो ये टोटल जो टाइम ट्रेवल है दैट इज कॉल्ड व्हाट, टाइम पीरियड, एंड इट इज इक्वल्स टू 1/ν। दैट मीन्स ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के। इसका यूनिट जो होता है हम लोग सेकेंड में मेजर करते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रॉपर्टीज हो जाते हैं किसके, वेव के। तो आप इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करते हैं इनके डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो हमें यही एक ऑर्डर मिलता है जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहला हमारा आता है रेडियो वेव, फिर आता है माइक्रोवेव, फिर आता है इंफ्रारेड रे, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज। तो देखो यहाँ सिंपल है, आपको याद रखने का तरीका क्या है
कि यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो एनर्जी क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा। हम लोग आगे सीखेंगे कि ये जो है E = h होता है, और यहाँ से हमारा जो रिलेशन है तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली रिलेटेड होता है वेवलेंथ के। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज़ होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे विजिबल रेंज, ये लाइट जो है ये हम लोग देख सकते हैं, तो ये जो रेंज है वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी का जो हमारे आई के लिए डिटेक्टेबल है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, विजिबल रीजन और विजिबल रेज। ओके, तो इसमें क्या क्या आता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनका जो वेवलेंथ का रेंज है वो देख सकते हैं 400 नैनोमीटर टू 715 नैनोमीटर। तो इस तरह से ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन है। देखो यहाँ मेनली पूछा जाता है इनका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एनर्जी या फिर वेवलेंथ। तो याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, देखो कैसे याद करना है। राम आई विजिट यू बाई एक्स-रे, गामा रे और कॉस्मिक रे। तो यहाँ से कंडीशन देखो क्या हो गया, आर फॉर रेडियो दैट इज रेडियो वेव, एम फॉर माइक्रोवेव, देख सकते हो यहाँ रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, विजिबल, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, बेस्ट है। अब ये ट्रिक आप याद रखो, राम आई विजिट यू बाई एक्सरे, आसानी से तुम्हें ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ याद क्या रखना है, वेवलेंथ डिक्रीज होता है, तो ये जनरली यही पूछता है कि इनमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो अब यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट और अगर इंफ्रारेड की बात करें तो इनको कंपेयर करोगे तो इनका वेवलेंथ कम है और इनका वेवलेंथ ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज होगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इनका स्पेक्ट्रम। ठीक है, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है, तो इन सब का कॉमन चीज़ है कि इनका स्पीड, इन सब का स्पीड जो है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है, जो हम लोगों ने रिलेशन फाइंड किया था। और वो रिलेशन क्या था, C = 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इनका स्पीड कॉमन होता है, लेकिन इनका वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी एनर्जी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनका स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आप इनको नोट कर लो, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर यानी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि वेव नेचर जो है ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आती है, जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आती है, तो यहाँ पे लाइट का जो वेव नेचर है ये फेल कर जाता है। तो सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम ने ये थ्योरी दिया, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया कि अगर किसी ब्लैक बॉडी से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या फिर इमिशन होता है, तो ब्लैक बॉडी से जो इमिटेड एनर्जी है या एब्जॉर्ब एनर्जी है ये डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी में होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इसी को प्लैंक्स क्वांटम का थ्योरी कहा गया। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि एक ऐसा बॉडी जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी को पहले क्या करेगा, जितने भी रेडिएंट एनर्जी है वो उन सब को एब्जॉर्ब करता है, फिर उनको इमिट करता है। तो ब्लैक बॉडी को हम लोग परफेक्ट बॉडी कंसिडर करते हैं, जो परफेक्टली इमिटर एंड परफेक्टली एब्जॉर्बर होता है। तो अब आते हैं हम लोग देखते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो उन्होंने बताया कि जो रेडिएंट एनर्जी है एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड फ्रॉम अ बॉडी
is not continuous but it is in discontinuous or discrete form of packets. उन्होंने इनको पैकेट्स नाम दिया. According to him, the radiant energy absorbed or emitted from a body, we can consider it is a black body, is not continuous but it is in discontinuous or in discrete form of packets. He called these packets quantum, plural quanta. These packets are called quanta. In case of light energy, these packets are called photon. तो लाइट एनर्जी के केस में इनको फोटोन नाम दिया गया, इनको फोटोन कहा जाता है. ठीक है. अब देखो ईच पैकेट, सिंगल पैकेट की बात हो रही है, सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम और फोटोन. इसकी जो एनर्जी है ये रेडियंट एनर्जी, यानी कि रेडियंट जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो अकॉर्डिंग टू हिम द एनर्जी ऑफ ईच पैकेट और क्वांटम और फोटोन इज डायरेक्टली proportional to the frequency of the radiant electromagnetic radiation और वेव. तो जो भी एनर्जी आप जिस फॉर्म में इमिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये एनर्जी जो है उस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो यहाँ से E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एंड यहाँ से कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट H. दिस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये प्लैंक्स के नाम पे प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया. इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल. जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी सेकेंड. इट इज जूल सेकेंड. ओके. अब यहाँ से हम लोग रिप्लेस करते हैं. हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है C इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा. तो यहाँ से हम लोग न्यू का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं. न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा. यहाँ लैम्डा को ले जा करके डिवाइड कर दो तो न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, न्यू की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये क्या देता है E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा. तो ये सिंगल फोटोन सिंगल क्वांटम ऑफ एनर्जी के बारे में है. लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर n नंबर ऑफ फोटोन तो यहाँ पे आप टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे और टोटल एनर्जी क्या होगा. तो देखो यहाँ पे हम लोग E टोटल करेंगे और ये क्या होगा तो n इंटू ई होगा, यानी कि n नंबर ऑफ फोटोन HC अपॉन लैम्डा. तो ये वैल्यू आ जाता है इनके लिए. ओके. अब आप इनको नोट करो जल्दी से. तो फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ चेंजेस लाते हैं जिससे आप आसानी से इनके फॉर्मूला को यूज कर सके, क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सके. इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो पहले आप इनको नोट करिए. ओके. तो देखो हमारा रिलेशन क्या था, E इक्वल्स टू H इंटू न्यू, जिसको हम लोगों ने रिप्लेस किया न्यू इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा से. तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, E इक्वल्स टू HC अपॉन लैम्डा. ये हमारा रिलेशन हो गया. तो देखो H क्या है, कांस्टेंट. C क्या है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से अगर हम लोग ये रिलेशन देखते हैं तो देखो हम लोग आसानी से इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं. तो E को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लोगे और HC को रिप्लेस करोगे तो ये आता है 12400 अपॉन लैम्डा. और लैम्डा क्या होता है, तो ये होता है एंगस्ट्रम में. ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, H और C के वैल्यू को रिप्लेस कर दिया. तो ये ईच फोटोन के लिए एनर्जी होगा. यहाँ जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्रम में होगा और जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी. तो इस तरह से ये रिलेशन होता है. अब देख लो यहाँ पे रिलेशन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो ये रिलेटेड होता है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो आसानी से. तो ये इंटर कन्वर्सिबल है. यूनिट्स, एनर्जी के यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल. ठीक है. जहाँ बात करते हैं हम लोग n टोटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू HC अपॉन लैम्डा.
तो ये कब होगा, जब यहाँ पे n क्या होगा, n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में और क्वांटा दैट इज द डिस्क्रीट फॉर्म और डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और साथ में क्या गिवन है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स, सॉल्यूशन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 1 फोटॉन का और ये क्या है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज है। इसको हम लोग पर सेकेंड में चेंज कर सकते हैं, 5 × 10⁻14 पर सेकेंड, क्योंकि हर्ट्ज और पर सेकेंड इक्वल होते हैं। फिर क्या है, तो n की वैल्यू गिवन है और ये कितना है 1 मोल है और 1 मोल की वैल्यू हम लोग जानते हैं, इट इज 6.022 × 10⁻23। तो ये हमारा नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया और ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो रिलेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी ई टोटल इक्वल्स टू n नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू h प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, न्यू वैल्यू रखिए 6.022 × 10⁻23 इंटू वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 into 10⁻34 joule second into value of frequency and it is given 5 × 10⁻14 second per second। तो अब आप इनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका जो टोटल एनर्जी है वो आएगा 199.51 किलो जूल। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप इनके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे आसानी से। ये रिलेशन भी आपको बहुत ज़्यादा यूज आएगा जब आपको शॉर्टकट और बहुत ही फास्टली सॉल्व करना होगा। ओके, तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग सीखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और उससे बेस्ड रिलेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आइंस्टीन ने दिया था, मोस्ट फेमस इक्वेशन आइंस्टीन का यहाँ से आपको डिराइव्ड होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसको डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। इस वीडियो सेशन में इतना ही। थैंक यू, आप इसको नोट कर लीजिए।